नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अध्ययनरत होंगे। आपके आगामी एग्ज़ाम जो सीटेट का 8 फरवरी को होना है साथियों, तो उसी के क्रम में जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, उसी के क्रम में साथियों आज हम जो 2024 जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो अपर प्राइमरी का पेपर था, उसमें से आज हम लोग साइंस का रिवीजन करेंगे। जो मेरे साथी साइंस और मैथ्स ग्रुप के हैं, तो उनके लिए ये है प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, यहाँ पे हम 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो हमारे विज्ञान के हैं, ठीक है। जो कि पहले आपके क्या आते हैं, सीडीपी आती है, जो 1 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 31 से 60 आपकी मैथ्स आती है और 61 से 90 तक आपकी क्या आती है, साइंस आती है। तो उसका हम प्रैक्टिस करेंगे साथियों। तो जो मेरे साथी नए हैं सीटेट में पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसको देख सकते हैं। और साथियों, जो लोग पहले हैं, पहली बार चैनल में हैं, तो वो चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ पे जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं जो आपको सॉल्व कराए गए हैं। जो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। यहाँ से आपके साइंस शुरू होती है 61 क्वेश्चन से। तो इसके निर्देश पढ़ते हैं साथियों। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। सबसे उपयुक्त, क्योंकि सीटेट में एक यही सबसे समस्या होती है कि उसमें आंसर में लगते हैं कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो आपको सबसे जो बेस्ट आंसर हो वही चूज़ करना है। खासकर जो इसकी पेडागॉजी आती है किसी भी सब्जेक्ट्स की, वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है साथियों। तो वो प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? जब आप प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, तो आपको आपके जो प्रैक्टिस है आप बेहतर आप कर पाएंगे, और आपका 90+ स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 61। ए, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। बी, वायु गर्म होने पर फैलती है। सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश डालने पर, यानी कि जो प्रवेश कराने पर चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो कह रहे हैं अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है एवं आई द्वारा अध्याधार निष्कर्ष है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों, बहुत ही कन्फ्यूज़न लैंग्वेज है, तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करिएगा। तो यहाँ पे अवलोकन की बात की तो अवलोकन का मतलब साथियों ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इसलिए उसने ओ लिखा है, देखिए ऑब्जर्वेशन से ओ, और आई जो है ये जो निष्कर्ष लिखा है, यानी इन्फरेंस जो आपका लास्ट में निष्कर्ष निकलता है उसके लिए है। तो यानी कि इसमें जो ABCD दे रखा है, तो यानी कौन से ऑब्जर्वेशन है और कौन सा आपका इनफरेंस है, यानी कि आपको कौन सा निष्कर्ष है, तो उसके साथ आपको बताना है। तो आप अगर अवलोकन को अगर परिभाषा के तौर पे समझे, तो अवलोकन एक क्या होता है? एक तथ्यात्मक कथन है, जिसे प्रयोग या संवेदी अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आप सत्यापित कर सकते हैं, उसे आप अवलोकन कहते हैं। निष्कर्ष क्या होता है? जो निष्कर्ष होते हैं वो अवलोकन ही है, या फिर क्या होते हैं जो वैज्ञानिक सिद्धांतों से निकाला गया निष्कर्ष ही है, तो उनको हम क्या कहते हैं? जो बिल्कुल परफेक्ट हो आंसर, यानी कि निष्कर्ष यानी वैज्ञानिक। और अवलोकन आप ऐसे भी आप भौतिक अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दे रखा है ऑब्जर्वेशन सी है, और डी जो ऑप्शन क्या है, सॉरी, ऑब्जर्वेशन सी और डी है, और इंटरफेरेंस क्या है? आई और बी है। सेकंड में क्या है? ऑब्जर्वेशन बी और सी है, और यानी इनफरेंस क्या है? ए और डी है। और उसके बाद थर्ड क्या है? ऑब्जर्वेशन में थर्ड में ऑब्जर्वेशन सी है केवल, और इनरफेरेंस में A B D है, और 4 में यानी ऑब्जर्वेशन ए और बी है, और आपका इनरफेरेंस बी और सी है। तो बताना साथियों, तो यानी कि यहाँ पे आपको बताना है, यानी कि जो जैसे इसमें पूछा गया, तो यानी धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। तो यानी ये क्षारकीय होते हैं, यह निष्कर्ष धातु ऑक्साइड के अम्लों या पानी के साथ जब प्रतिक्रिया के अवलोकन पर आधारित है। तो यानी कि ये तो आपका क्या हो गया? साइंटिफिक हो गया। तो यानी कि ये इनरफेरेंस में जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग आई लिखते जा रहे हैं इसके सामने, यानी कि आई लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद वायु गर्म होने पर फैलती है, यानी ये भी आपका क्या है? ये भी वैज्ञानिक सिद्धांत है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश यानी कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो ज़्यादातर आप अगर चूने में देखिए पानी अगर डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, आपको दिखती, यानी ये सामने प्रत्यक्ष तौर पे धुआं उठते हुए दिखते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे आप इसको सामने ओ लिख लीजिए, यहाँ पे ओ। और इसके बाद डी पे आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, यानी साइंटिफिक रीजन। तो यानी ये भी आपका इनर फेस है, तो इसके सामने भी आई लिए। तो यहाँ पे आई यानी इनर फेस कितने हो गए? 3 हो गए, यानी A B और D हो गए, और सी क्या हो गया? आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। तो देखिए साथ में कौन से नंबर ऑप्शन में मिल रहा है आपको? तो ये ओ
यानी कि सी केवल है यानी ऑब्जर्वेशन, तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? पहला, विचार स्थिर होते हैं। दूसरा, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। तीसरा, विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं। चौथा, विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं को विशेषता नहीं है, तो नहीं बताना। तो यानी कि जो आइडियाज़ होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बिल्कुल स्टेबल होते हैं, तो आप टिक करते चले जाएंगे। तो यानी ये तो आपका सही होगा, ये इसकी विशेषता है साइंस की। और इसका विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, यानी आइडियाज़ आर रेजिस्टेंट टू चेंज, बिल्कुल ये भी है आपका, तो ये भी आपका सही है। विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से ही क्या होते हैं, वो विकसित होते हैं। तो ये ऑप्शन थर्ड भी आपका राइट हो जाए। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, तो विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो यानी करते हैं, यानी जो विचार हैं वो कारण और प्रभाव तर्क को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम नहीं लगाए, तो यानी इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपको यही बताना था, तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है आपसे पूछा, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपको कथन है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। तो यानी कि ये आपको बताना है कि ये सही है कि बिल्कुल सही है, यानी ये अनुशंसित है, यानी कि क्या है, यानी इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइलेटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। तो बिल्कुल सही है, तो इसको टिक करते चलेंगे, यानी कथन तो आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे क्या कहा कि तर्क क्या है, यानी इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, बिल्कुल ये आपकी कैसी है, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल सही। अम्ल का जो आपका उसको अगर डाइल्यूट करते हैं, यानी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये भी आपका रीज़न भी है। और इसको क्या करता है, ये अम्ल से जो आपका अभिकथन था उससे बिल्कुल रिलेटेड है, तो दोनों सही हैं, तो यानी कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ये भी आपका कथन और कारण से साथ में, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और देखते हैं कि जो कथन से कारण मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं करता, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब कथन क्या है, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। तो बिल्कुल ये तो आपका नहीं होगा, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी नहीं होती, नहीं तेज होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वायु का दबाव होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, कथन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, तो ये भी नहीं होगा आपका, तो यानी कि क्या होगा, प्रभावित नहीं करती है, तो ये आपका क्या होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी दोनों गलत हो गए साथियों, तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अभी तो 4 क्वेश्चन हो गए, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन्हें भी हेल्प हो सके। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 65 क्वेश्चंस, ये भी अभिकथन और कारण से है आपका। सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हाल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं, देखा ही भी होगा, बहुत सारे साथी गए भी होंगे, होती हैं, बिल्कुल वक्रित होती हैं, ठीक है, कैसी होती, कर्व सरफेस होता है उनका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो कथन सही है आपका, टिक करते चल रहे हैं। फिर कह रहे एक वक्रित सतह के टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, और ये उससे आपके कथन से रिलेटेड भी है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, जो आपका कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो क्या है, कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो यानी कि दोनों आप सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। निम्नलिखित में से कौन सा या से वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है, आपको बताना है इसमें से कौन से सही है, एक से ज़्यादा ही हैं, यानी दो ऑप्शन सभी में दे रखे हैं, यानी 2 होंगे, तो आपको वो 2 ढूंढने हैं कौन से हैं, यानी कि कौन से और जो एक्सपेरिमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सही हैं, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक। तो ए है, परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, तो क्या ये सही है, तो यानी परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसको क्रॉस करते चलिए, तो ये आपका तो रॉन्ग हो जाएगा, प्रभावित करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है आपसे
किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सामाजिक पे ही तो उसका सारी जो इन्वेंशन होते हैं समाज पे तो उनका असर पड़ता ही है, इफेक्ट करता ही। कंक्लूजन इन यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एन इन्वेस्टिगेशन, तो ये आपका सही होगा। और सी क्या करें, आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, ये आपसे कह रहा है, बिल्कुल नहीं। आंकड़े और साक्ष्य बिल्कुल समान नहीं होते, उनमें डिफरेंस भी होता है, तभी तो बार बार वो आंसर कर रहे हैं जब तक सटीक आंसर पे पहुंच नहीं जाते। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगले फिर डी बचा, तो यानी कि डी ऑलरेडी हो जाएगा, यानी कोई भी सार्वविक सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो यानी देयर इज़ नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, बिल्कुल सही बात है। कोई भी एग्जैक्ट यानी कि क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया ही होता रहा है, कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते बिल्कुल ये स्टेबल है, तो यानी कोई भी सार्वविक सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो यानी कि इसमें से कौन सही है, बी और डी सही है। तो बी और डी किस में साथियों, यानी आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन क्या है, एक ताप दीप्त बल्ब का पुतंतु यानी तंतु जिसको कहते हैं, ठीक है, जो फिलामेंट होता है साथियों, टंगस्टन का बना होता है। तो आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं सही है। तो बिल्कुल सही है साथियों, तो टंगस्टन का ही तो होता है बल्ब में जो आपका लगा होता है जिससे वो रोशनी देता है। तो ये तो आपका कथन तो सही हो गया, इस पर टिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तो ये क्या है आपका, ये साथियों क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। टंगस्टन क्या होता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी केवल एक ही सही है, तो देखते किस में है, यानी ए सही है और आर गलत है, तो ये ऑप्शन थर्ड में आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन थर्ड ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, इसको पढ़ लेते हैं साथियों। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखें, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो इसके आप एफ तक हैं ऑप्शन, आप ऊपर इंग्लिश वाले से देख लीजिएगा और मेरे इंग्लिश वाले साथियों, क्योंकि ज़्यादा छोटा करूँगा तो फिर आपको विजुअल थी इसकी डाउन हो जाएगी। और कुछ साथियों की ये भी रहती है कि सर ब्लर दिखता है, तो साथियों ब्लर नहीं दिखता, वीडियो क्वालिटी आप सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी को आप 720 या 1080 पे आप सेलेक्ट कर लिया करिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। क्या होता है 144 या ऑटो पे लगा होता है तो ब्लर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 को पढ़ते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों यानी ऊंचाइयों पर समरूप एक रूप 3 छेद किए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रवाह यानी बहाव के बारे में सही है। यानी इसमें से एक से ज़्यादा है, यानी दो आपको हैं, तो यानी 6 हैं टोटल, इन 6 ऑप्शन में आपके 2 सही हैं, उन 2 आपको ढूंढने कौन से। तो यानी एक क्या कह रहा है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो ये क्या कह रहा है, यानी निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, बिल्कुल। जिसका छेद छोटा होगा, पतला होगा, उससे क्या होगा, ज़्यादा फोर्स के साथ पानी क्या आएगा, बाहर आएगा, तभी तो उसकी ज़्यादा दूर तक उसकी धार जाती है, जो नहीं उसका फ्लो होता है दूर तक जाता है। तो ये तो आपका राइट होगा, तो इस पर टिक कर लेते हैं, और पहला ही सही हो गया हमारा। फिर उसके बाद अगला पढ़ते हैं। अगला क्या, उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा ना, ये जब वो ऊपर वाला आपका सही है तो नीचे बी नंबर तो आपका क्या हो जाएगा, यानी उच्चतम छेद से पानी अधिक बल के साथ नहीं जाए, उसका ज़्यादा मोटा होगा, तो यानी वो उसका फ्लो क्या होगा, धीमा होगा। फिर तीसरा क्या है, सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा, नहीं, छेद पतले मोटे होंगे तो उनका फ़र्क रहता है, बिल्कुल नहीं है। छोटे वाले से क्या आएगा, स्पीड उसका क्या आएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, दूर गिरेगा लेकिन पानी तो कम निकलेगा उससे, तो ये आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी के अगर निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिर गया, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो ये आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद ई यानी उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर, बिल्कुल नहीं गिरेगा, मोटा छेद होगा, नहीं गिरेगा। दूसरा एफ क्या है, सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा, बिल्कुल नहीं, अलग अलग ही गिरे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें से साथियों हमारा कौन सा सही हुआ था, सिर्फ हमारा इसमें सही हुआ था, यानी ए और डी वाला सही हुआ था। तो ए और डी किस में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। साथ में उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। पहला विवृत एकल संचार यानी ओपन सिंगल सर्कुलेशन। दूसरा क्या है, विवृत, क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी हो जाती है तो मेरे हिंदी वाले साथियों को भी समस्या होती है इसमें, इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़े दे रहा हूँ।
सेकंड क्या है, विवृत द्विक संचारी यानी ओपन डबल सर्कुलेशन। थर्ड क्या है, समृद्ध एकल संचारी यानी क्लोज सिंगल सर्कुलेशन। और फोर्थ क्या है, समृद्ध द्विक संचारी यानी क्लोज डबल सर्कुलेशन। तो इसमें आपको बताना है। तो यानी निम्नलिखित में क्या मानव परिसंचारणी प्रणाली तंत्र को वर्णित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कैसी होती है साथियों, यानी ये समृद्ध होती है, यानी क्लोज्ड होती है और डबल सर्कुलेशन में होती है। देखा होगा आपने, एक दो बाइनरीज होती हैं, ठीक है, यानी कि एक ब्लड को लाने एक ले जाने वाली, तो यानी कि दो होती हैं द्विक, और ये कैसा क्लोज्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लोज डबल सर्कुलेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कक्षा 7 का एक शिक्षक है, वो पादपों और जीवों में क्या अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है, क्योंकि साथियों 1 से 2 बार पढ़ना पड़ता है तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला आंसर है। तो पहला क्या है, आरेखण यानी चित्रांकन जांच सूची साक्षात्कार। दूसरा पोर्टफोलियो पत्राधान सामूहिक परिचर्चा नैदानिक प्रश्नावली। और थर्ड क्या है, नैदानिक प्रश्नावली यानी साक्षात्कार आरेखण चित्रांकन। और फोर्थ क्या है, परियोजना जांच सूची आरेखण चित्रांकन। तो ये शुद्ध हिंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है साथियों, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इंग्लिश की हेल्प जरूर ले लिया करिए, और इंग्लिश मीडियम साथ ही साथ उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा, तो इसमें से आंसर क्या होगा साथियों, इसमें साथियों जो सीबीएसई ने है पहले आंसर इसका माना था कि इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो यानी पत्रादान सामूहिक परिचर्चा नैदानिक प्रश्नावली, तो ऑप्शन नंबर 2 माना था। लेकिन बाद में जब फाइनल आंसर की जारी की तो उसमें उसने नैदानिक प्रश्नावली और साक्षात्कार आरेखण यानी इससे भी, यानी ये इसका भी सर्वाधिक उपयुक्त है, ये भी आंसर उसने माना था। तो यानी पोर्टफोलियो ग्रुप डिस्कशन डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर, और क्या माना था, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर इंटरव्यू और ड्राइंग्स। तो ये जिन साथियों ने सेकंड और थर्ड चूज़ किया था उनको इसके मार्क्स मिले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 71। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होता है। आपको बताना है, यानी उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं होता। सही नहीं होता तो बहुत जल्दी साथी क्या होते हैं, बहुत जल्दी में गलत टिक कर देते, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पढ़ते कि उसमें नहीं भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, मृदा अपर्दन, दूसरा नाइट्रीकरण, तीसरा सुपोषण, और चौथा क्या है, जैव आवर्धन। तो इसमें सही जवाब बताना है साथियों। तो यानी कि क्या है, यानी उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग के कारण इसमें कौन सा नहीं होता, यानी मृदा अपर्दन नहीं होता, यानी कि उसकी वजह से यानी मिट्टी का कटाव भाव थोड़ी ना होता है। तो यानी यही आपका क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा। बाकी नाइट्रीकरण भी होता है, जैव आवर्धन उसकी यानी बायोमैग्निफिकेशन भी बढ़ती है, और सुपोषण भी होता है उसका, लेकिन मृदा अपर्दन से उसका कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। एक कार में ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है। पहला ऑप्शन कार द्वारा तय की गई दूरी, दूसरा कार की तात्कालिक चाल गति, और तीसरा कार की औसत चाल गति, और चौथा कार का त्वरण यानी गतिवर्धन, यानी कि इसमें यानी एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं। तो एक कार में ओडोमीटर साथियों क्या मापता है, तो ये तो बहुत ज़्यादातर साथी और जो बाइक चलाने वाले कार चलाने वाले होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि क्या मापता है। तो यानी कार द्वारा तय की गई क्या करता है, वो डिस्टेंस को बताता है, यानी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एवरेज तो नहीं बताता ना वो, और ना ही उसकी चाल तत्कालिक चाल को बताता है, वो क्या बताता है उसकी यानी कितनी दूरी आपने तय की, ये बताता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। पहला, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, दूसरा वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, तीसरा उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, चौथा वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क विवेचन प्रदान करते हैं। तो निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है आपसे पूछा है, तो कौन सा सही है, यानी कि वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में होता है। बी, द्विलिंगी पुष्प फूल स्व एवं परपरागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं।
तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है और बी गलत है, दूसरा ए गलत है और बी सही है, और तीसरा ए और बी दोनों गलत हैं, और इसके बाद आपसे क्या कहा है, चौथा ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यानी कि क्या कहा है इसमें सही कथन पूछा है। तो स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, नहीं, यानी कि क्या कहा है उसने, यानी सेल पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल, तो इसमें यानी कि ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा, नहीं। और फिर दूसरा क्या, द्विलिंगी पुष्प फूल स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं, बिल्कुल सही है, यानी दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड यानी बी आपका क्या है, तो देखिए ऑप्शन ए और बी में से ए गलत है और बी सही किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपके सेकेंड में है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना। दूसरा, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। और तीसरा, प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना। और चौथा, परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक संख्यात्मक समस्याओं को हल करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन, आगमिक मतलब होता है साथियों जो आपकी क्या है, बेस्ट सुइटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग जिसको कहते हैं, आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी उपयुक्त है सर्वाधिक, यानी कि विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। तो ऑप्शन सेकेंड ही क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा होते हैं, कैसे होते हैं आपको बताना। पहला, समरूप, दूसरा भ्रातृय, तीसरा समरूप अथवा भ्रातृ हो सकते हैं, यानी मे बी आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, और फोर्थ क्या है आपका, सदैव संयुक्त होते हैं, यानी आपको सदैव ये दे रखा है, तो सदैव संयुक्त तो नहीं होते यहाँ पे, संयुक्त हो सकते हैं लेकिन सदैव यहाँ पे लगा है, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको बताना है, यानी पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं तो बनने वाले क्या हो गए, भ्रातृ हो गए, यानी फ्राटर्नल, यानी कि उनकी जो नली होगी एक ही साथ एक ही उससे जुड़ी होती है, तो वो भ्रातृ होते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। ए, यह भूजल का संरक्षण करता है, आप बताते चलते हैं साथियों, क्या ये आप यहाँ से टिक करते जाएं जो सही आपको लगे। तो यानी यस, बिल्कुल वर्षा जल संचरण के बारे में सही है, यानी यह भूजल का संरक्षण करता है, बिल्कुल करता है, बढ़ाता है भूजल को। दूसरा क्या, यह स्थानीय जो आपका है अपलावन को कम करता है। अपलावन मतलब सारी जो फ्लडिंग होती है, यानी कि जो बाढ़ आती है, तो यानी स्थानीय अपलावन को कम करता है, बिल्कुल सही, इसको भी कम करता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या, यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो ये तो नहीं है, ये तो ह्यूमंस पर डिपेंड करता है, जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। ये तो अगर मैन मेड हैं समस्याएं तो उसकी अलग बात है, बाकी ये करता नहीं है, ठीक है, नेचुरल नहीं है मतलब। फिर उसके बाद डी क्या करें, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो डी भी सही हुआ, यानी ए बी डी। तो ए बी डी साथियों किस में सही आ रहा है आपका, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड में सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, तो साथियों को वीडियो कैसा लगा, साथियों लाइक भी करते जाएगा अच्छा लग रहा हो तो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की चर्चा सहायता करती, क्या सहायता करती है, इसमें से आप भी पढ़ते जाएंगे और आपको जो सुटेबल लगे आंसर उसको टिक करते जाएंगे, क्योंकि बार बार रिपीट करने से आपका समय जाया होता है। तो आप पेंसिल, अगर आप वहाँ एग्ज़ाम में हो तो आप पेंसिल से इसको करते जाएंगे तो इससे जल्दी हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगता। तो आपको बताना है, यानी कि कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती, किसमें सहायता करती, ए अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में, बिल्कुल सही, किसी मामले पर बहुपरिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, बिल्कुल सही, सामाजिक वैज्ञानिक दोनों है ना साथियों, इसलिए ये सहायता करती है। फिर तीसरा क्या है, नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक शब्द जुड़ा हुआ है तो नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, ये भी सही हो जाएगा आपका। फिर क्या है, विकास विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में, ये आपसे पूछा है। तो ये स्वीकार करने में ये तो नहीं होगा आपका, ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ए बी सी, क्योंकि इसमें 3 मैक्सिमम ऑप्शन हो सकते हैं, तो डी बिल्कुल नहीं होगा, तो ए बी सी सही हो। तो ए बी सी किस में सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है, आपको बताना है कौन सा करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका
दिए गए पादपों पौधों यानी पादप मतलब पौधों यानी दिए गए पादपों का शाखों झाड़ियों एवं वृक्षों में वर्गीकरण करना। दूसरा, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। तीसरा, नारियल के पेड़ के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना। और चौथा, विभिन्न पर्णों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना। तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। तो वो साथियों किसमें करता है, यानी चने के बीजों के में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। ये है आपका सही आंसर, सबसे सुटेबल आंसर। तो आंसर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। साथियों ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें कोई डाउट चीज़ें नहीं है कि जो सीबीएसई ने जो फाइनल आंसर की है उसी के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल संशय में मत रहिएगा कि यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ से जो भी चीज़ें दूंगा ऑथेंटिक ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 80, विज्ञान में लिंग जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा साथ अपरिहार्य बनाता है। आपको ये बताना है इसमें से क्या क्या हो सकते हैं आंसर। तो ए, लिंग संबंधी जेंडर शिक्षा साथ अपरिहार्य बनाता है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि यूज़ ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि लिंग संबंधी जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को, तो ये अपरिहार्य बनाता है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट, ये तो सही है। टिक करते चलते हैं हम लोग साथियों। फिर इसको क्या, रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को, बिल्कुल रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं जांच है उनको क्या, यानी इंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिन स्टोरियोज, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए। यानी कि आप इनको जांचे परखे फिर किसी नतीजे पे पहुँचे, ये नहीं कि बनी बनाई चीज़ों पे आप मान लें कोई भी चीज़। सी क्या है, लिंग आधारित समूह बनाने में, बिल्कुल नहीं, लिंग आधारित समूह बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता विज्ञान की क्लास में। तो ये आपका सी तो रॉन्ग हो जाएगा। विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग में ना, ये भी नहीं, यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, तो डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल क्या है, ए और बी, तो ए और बी किसमें, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपका जो सेंटेंस फर्स्ट है क्या है, प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। तो क्या है साथियों, ये क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण, उसमें ऊष्मा का शोषण होता है। तो ये क्या होता है आपका पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, बिल्कुल श्वसन क्या है, वो ऊष्मा छेपी है कि उसके उसमें ऊष्मा रिलीज होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यानी दोनों सही हैं, तो यानी दोनों किस में सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दोनों सही आ रहे हैं साथियों। तो यानी S1 और S2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। इसको ध्यान से पढ़ते साथियों, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा इसको वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट 81, निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। यानी कि जब सूचक क्या है, यानी हल्दी, अम्ल में होने वाला रंग परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्षारक में होने वाला रंग परिवर्तन ए, ठीक है। चाइना रोज़ यानी गहरा गुलाबी, और क्षारक में होने वाला रंग परिवर्तन यानी बी। फिनोप्थिलीन यानी अम्ल में होने वाला रंग परिवर्तन सी, और ये यानी गुलाबी हो रहा है। और मेथिल ऑरेंज यानी डी, यानी ये गुलाबी होता है। यानी ABCD क्रमशः हैं। तो यानी आपसे पूछा है ये जहाँ पे जो ABCD यहाँ पे दे रखे हैं नंबर्स, तो यानी ये क्या चीज़ हैं, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, तो ये क्या ए जो है साथियों क्या, यानी हल्दी, तो कोई परिवर्तन नहीं है ए। तो ये कैसा है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, ए क्या है आपका रक्ताभ भूरा हो जाता है। यानी कैसा होता है, यानी कि जो इसमें से क्या करते हैं, हल्दी जब उसको जल पड़ता है तो उसमें कैसा रेड कलर देता है ना, तो ये रक्ताभ भूरा रंग। तो यानी कि इसको आप देखते जाते कौन से हमें मिलता जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट में भी है ए पे, और सी में भी है। तो ए और सी में से कोई एक होगा, पहले और तीसरे में कोई एक होगा। तो और देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, बी के लिए क्या है, यहाँ पे चाइना रोज़ गहरा गुलाबी है, तो बी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यानी हरा हो जाएगा। तो हरा यानी किसमें, कौन से नंबर पे, यानी फर्स्ट पे ही है। तो यानी कि दो ही से हमें पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन होगा। और भी पढ़ लेते हैं, यानी फिनोप्थिलीन यानी कि ये सी यानी गुलाबी। तो यानी गुलाबी कैसे देगा, यानी रंगहीन हाँ होगा, फिनोप्थिलीन से रंगहीन हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज यानी डी, यानी ये गुलाबी दे रहा है, तो यानी ऑरेंज नारंगी होगा, तो ये गुलाबी देगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, रक्ताभ भूरा, हरा रंगहीन और ऑरेंज नारंगी, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ज्वाला का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है आपको बताना है।
दाह पदार्थ की प्रकृति पर यानी नेचर ऑफ जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसके यानी कि किसको जलाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है। तो उसी का रंग कैसा आएगा, ये तो पदार्थ कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। फिर क्या करें, ऑक्सीजन आपूर्ति, हाँ उसको ऑक्सीजन कैसे मिल रही है, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो धीमा जलेगा, ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा तेज जलेगा, ज्वाला उसी हिसाब से उसका रंग हो। सी के आसपास के तापमान पर, तो आसमान के आसपास के तापमान पे इससे कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। तो यानी ए और बी तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है। ए पृथ्वी का अनियमित तापन, बी महासागरों का अनियमित तापन, और सी क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, और डी क्या है आपका, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं। तो कौन कौन से देखिए, तो इसमें से एक से ज़्यादा हैं, तो आपको यानी चूज़ करते चलना है साथियों। तो यानी कि पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय तापन, हाँ बिल्कुल ये है, जहाँ पे वायुदाब अधिक होगा तो उधर ही को एयर चलने लगती है, हवा चलने लगती है, तो यहाँ पे आपका ए तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, महासागरों का अनियमित परिवर्तनीय तापन, हाँ महासागरों की वजह से भी हवा का क्या होता है, जहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है उस तरफ हवा बहुत तेज़ बहने लगती है, जहाँ पे हो जाता है वहाँ क्या हो जाती है, ठंडी हवाएं हो जाती हैं और उधर गर्म हवाएं बहती हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का इससे कोई लेना देना नहीं है पवनों से, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल से भी कोई लेना देना नहीं है हवा का। तो यानी ए और बी, तो ए और बी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ए का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है। ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन बताना है, पहला है A3B, दूसरा है AB3 और तीसरा है AB2 और चौथा है AB। तो जाहिर सी बात है उसका परमाणु क्रमांक 17 है और ये दूसरे का क्या है, सॉरी पहले का परमाणु क्रमांक 13 है साथियों, और दूसरे का क्या है 17। तो यानी कि अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका क्या आएगा, 2 8 3 आएगा। तो उसमें से यानी कि उसके 3 एलिमेंट्स होंगे, यानी 3 उसकी वैलेंसी होगी, और दूसरे का करेंगे तो 2 8 7, यानी उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, वो 3 जाएगा। तो यानी इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, यानी इसका जो बनेगा वो बनेगा AB3 बनेगा। क्या बनेगा, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कौन सा अणु बन जाता है, तो AB3 बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। पहला, द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। दूसरा, ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। तीसरा, गैसों में चालन नहीं होता। चौथा, सभी पदार्थ सामग्रियां ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देती हैं। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। तो देखते हैं, तो द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है, तो बिल्कुल सही है। ठोस में चालन क्या होता है, ज़्यादा तीव्र स्पीड से होता है। दूसरा क्या करें, ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़रूरी है। गैसों में चालन नहीं होता, तो बिल्कुल गलत है, गैसों में भी चालन होता है। उनके दूर दूर अणु होते हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनमें गैसों में भी चालन होता है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। चौथा क्या करें, सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार में प्रभावित होने की अनुमति नहीं देते। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये पदार्थ की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कैसा पदार्थ है, तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग ऑप्शन ही आपको चूज़ करना था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 यानी 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है आपका, द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है, तो इसमें आपको करते चलना है साथियों, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या आपको बताना है। तो ये तो आपका नहीं होगा, यानी द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है, नहीं, इसमें से क्या होगा, बी का ज़्यादा होगा, इस वजह से वो उसमें 3/4 हिस्सा है, तो यानी इसको आप क्या करते हैं देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दोनों द्रवों का समान घनत्व, तो बिल्कुल नहीं, द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक होगा, बिल्कुल सही, यही जवाब हो जाएगा। तो आपको यही आंसर चूज़ करना था, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है,
तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या, पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल करता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं, ये ऊष्माशोषी नहीं साथियों, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। फिर तीसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, बिल्कुल होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और फट ध्वनि सुनाई देती है, बिल्कुल विस्फोट होता है, बिल्कुल विस्फोट होता है साथियों। सॉरी साथियों इंटरप्रेशंस के लिए। तो साथियों इसमें हमारे इंस्ट्रक्शन के लिए सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है। तो इसमें से हमारा क्या था साथियों, इसमें से हमें पहला सही था, हमारा तीसरा सही था और चौथा सही था, यानी सेकंड गलत है। तो यानी कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑप्शन सेकंड ही क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। तो इसमें से बताना क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसके बहुत सारे आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है तो क्या क्या हो सकते हैं। तो ए क्या है, आलोचनात्मक, यानी आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित यानी बढ़ावा करने का। तो जो साथी हमारे इसमें हम सुटेबल लगेंगे हम उसको टिक भी करते चलेंगे, तो यानी कि बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का। तो ऑप्शन फर्स्ट ए जो होगा ये सही होगा। विद्यार्थियों के बीच विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, तो ये भी आपका हो जाएगा कि कौन सा बेटर है, कौन किसने सही जवाब ज़्यादा अच्छा से बेहतर से दिया ये, ठीक। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, संचारण यानी संप्रेषण विकसित करना। तो संप्रेषण से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी कम्युनिकेशंस का विज्ञान की कक्षा में ऐसे इतना नहीं, अगर यही भाषा की कक्षा होती तो हम कह सकते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, डी क्या, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने की। तो इससे क्या, प्रतिभाशाली, बिल्कुल इससे प्रतिभाशाली यानी बच्चे किसकी यानी सोचने की क्षमता ज़्यादा अच्छी, क्या बेहतर है। फिर उसके बाद क्या करें, वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का। हाँ, वैकल्पिक अवधारणाओं की यानी कि टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट, कौन सा, यानी कि एक क्वेश्चंस के कई सारे आंसर हो सकते हैं। हाँ ये भी हो सकता है, ये नहीं, हाँ हाँ ये भी सही है, ये भी सही, इस तरह से। हाँ ये तुमने भी सही जवाब दिया, तुमने भी सही जवाब दिया, हाँ तुम्हारा भी सही है, हाँ ये भी हो सकता है, इस तरह से मतलब टीचर उसको प्रोत्साहित करता है। फिर एफ क्या, विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकारना है। व्यक्तिनिष्ठता का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अप्रिशिएट सब्जेक्टिवली इन साइंस, तो यानी एफ भी आपका नहीं होगा। तो कौन कौन सा आती है, ए बी और डी और ई। तो ए बी डी ई आपका किस में है, तो ऑप्शन फर्स्ट में ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने का कारण यही है साथियों कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है और आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 2.5 घंटे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो अगर आधे घंटे भी नहीं यहाँ पर कर पा रहे हैं तो फिर 2.5 घंटे कैसे करेंगे आप। तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए। ए बी सी डी आपके दर्पण दे रखे हैं और इनकी प्रतिबिंब की प्रकृति लिखी और प्रतिबिंब का आकार लिखा है। तो आपको पहचानना है कि ए कौन सा दर्पण है, बी कौन सा, सी कौन सा, डी कौन सा। तो यानी जो प्रतिबिंब की प्रकृति बन रही है ए दर्पण में, वो आभासी और ऊर्ध्वशीर्षी है, और जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के क्या है, समानारूप है। तो ये आपको बताना है तो किस तरह का ये आपका है। तो यानी ये कैसा है, वस्तु के समानुरूप है, तो जाहिर सी बात है कैसा दर्पण हो गया आपका, ये समतल दर्पण हो गया। तो आप यहाँ पे समतल लिखते चलें या आप टिक करते, यानी यहाँ आपका समतल हो गया, पहला वाला समतल हो गया। फिर उसके बाद बी क्या करें, वास्तविक और प्रतिलोमित वस्तु के समानुरूप है। तो यानी प्रतिलोमित यानी इसमें उल्टा कर दिया उसने, ठीक है, यानी वास्तविक है और क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा, यानी ये आपका हो गया, और वस्तु के समानारूप है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। कैसा हो गया ये, हाँ अवतल दर्पण हो जाएगा ये। तो ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल हो जाएगा। फिर उसके बाद सी क्या है, वास्तविक और प्रतिलोमित, यानी वास्तविक है और उल्टा है लेकिन विवर्धित है। कैसा बना दिया इसने, विवर्धित बना दिया। तो यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी इसमें होता है आपका अवतल दर्पण में ही होता है, तो ये भी आपका अवतल हो जाएगा। फिर उसके बाद डी में क्या कह रहा है, आभासी और ऊर्ध्वशीर्षी है। आभासी कैसा, यानी वर्चुअल है और इरेक्ट है आकार में भी, और जो इसका साइज ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है, डिमिनेंस है, यानी आकार में बहुत छोटी है। तो यानी अवमुख दर्पण है, कैसा है, अवमुख दर्पण है।
तो ये आपका अवमुख है, तो यानी किस में आपके मैच कर रहे हैं सारे ऑप्शन, यानी कि समतल, अवतल, अवतल और अवमुख। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। तो साथियों जरूर बताइएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा कैसा रहा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।